आज हम फिर एक फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे मैं कहूँ धारा विद्युत की जो टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज, पैरेलल और किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो सारा मैं आपको अभी एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले हम बहुत सारे फिजिक्स के टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नई स्टडी की है तो वो पढ़ें, उनका बेनिफिट लें। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ही वो बनाए जा रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर सकें। क्लियर? तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो विद्युत धारा, ओम का नियम और प्रतिरोध का संयोजन। फिजिक्स के ही टॉपिक मैं पहले करवा रहा हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपसे मैं कह रहा हूँ टॉपिक अगेन जो फिजिक्स का है, जिसका नाम है, बोलो आपसे मैं कहूँ विद्युत, बोलो धारा, विद्युत धारा, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट में ले रहा हूं विद्युत धारा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बचपन से पढ़ा हमने। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, इट मीन्स जो मैंने कहा है I इज इक्वल टू, बोलो आपसे मैं कहूँ Q बाई टी। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा ये तो सब जानते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आपको क्या पता होना चाहिए? Q बराबर क्या होता है? NE। इसका मतलब हुआ मैं अगर इसका एक रूप बनाऊं तो Q की जगह NE अपॉन T लिख दूंगा। तो मैंने कहा यहां बोलो N अपॉन T क्या होगा? प्रति सेकंड, बोलो आपसे मैं कहूं तार में, प्रति सेकंड तार में प्रवाहित बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, और मैंने कहा E क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बोले तो चार्ज ऑफ बोलो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने कहा यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, जो अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपसे मैं कह रहा हूं उसी क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करता हूं। क्या? यदि किसी, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तार में, बोलो मैंने कहा किसी तार में आपको दिया प्रवाहित बोलो इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड, आपसे मैं कहूं प्रति सेकंड बोलो संख्या 100 है, तो तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको I इज इक्वल टू Q बाई टी दे रखा है। अच्छा, इसकी जगह NE अपॉन T लिखा तो हमने देखा हमें क्या गिवन है? N अपॉन T कितना दे रखा है? बोलो 100। बात समझ में आई? बोलो, तो हमें क्या निकालना है? धारा। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये 100 मल्टीप्लाई E कर देंगे, और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर बोलो 160, एक तो ये पॉइंट कट जाएगा, 160 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे मैं करूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फिर मैंने कहा विद्युत धारा, ठीक है, कि इकाई की बात कर रहे हैं
तो आपसे मैंने कहा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यूनिट ऑफ आई की बात करेंगे तो एक तो कूलाम पर सेकंड होता है, ओके, और एक साइंटिस्ट है जिसको सम्मान देने के लिए एम्पियर भी बनाए गए। क्लियर? तो आप जानते हो एम्पियर ही ज़्यादा यूज होती है। और विद्युत धारा एक खुद अपने आप में मूल राशि है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं विद्युत धारा, ठीक है, धारा की विमा अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो विमा क्या होगी बोलो, M0 L0 T0 और A1 होगा। क्लियर? क्योंकि विमा में वही राशियां रखी जाती है जो मूल राशि होती है। बात समझ में आई बोलो? लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा गया है कि यदि आपसे मैं कह रहा हूं M L T एंड C मतलब कूलाम, ठीक है, को मूल राशि आपसे मैं को मूल राशि माना जाए, ठीक है, माना जाए तो विद्युत आपसे मैं कहूं धारा की विमा आपसे मैं को होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको ऑप्शन देते हैं M1 L0 T0 C1, एक दिया M0 L0 T1 C-1, एक दिया M0 L0 बोलो आपसे मैं कह रहा हूं T आपसे मैं कहूं 1 C1, एक दिया जाता है आपसे मैं कह रहा हूं M0 L0 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो आपको दिया T-1 और C। अब अपन ने देखा कि एग्जामिनर ने हमें बोला कि नहीं आप M L और T और C को कूलाम को मूल राशि मानो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू क्या करेंगे Q बाई टी। Q का क्या होता है कूलाम, T का क्या होता है बोलो T। तो बोलो I की विमा जब हम करेंगे तो मैंने कहा जब M नहीं है तो 0 लगाऊंगा, L नहीं है तो 0 लगाऊंगा, T ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, C क्या हो जाएगा 1। तो हमने देखा आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जब आपको डायरेक्ट ये दे रखा हो तब तो ये होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन काल्पनिक बना के भी पूछा जाता है। तो ये तो मैंने सबसे पहले आपको एक कंटेंट जिसका नाम है विद्युत धारा वो बताया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आपसे मैं करूं ओम का नियम। ठीक है, बचपन से पढ़ा है, क्या कहता है ओम V इक्वल टू IR। ओम ने अपना नियम क्या दिया, अगर हम ताप दाब आर्द्रता आदि नियत रखें तो किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्लियर? तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, यानी आपसे मैं कह रहा हूं यदि किसी आपसे मैं कहूं तार की बोलो मैंने कहा ताप दाब, क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूं आदि, ठीक है, एटसेट्रा भौतिक आपसे मैं कह रहा हूं राशियों, ठीक है, को नियत रखा जाए तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बोलो विभवांतर, मैंने कहा विभवांतर प्रवाहित धारा के बोलो समानुपाती, प्रवाहित धारा के समानुपाती आपसे मैं करूं होता है। क्लियर? इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया है नियम में वो V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है I है। इसको हटाएंगे तो आपसे मैं करूं एक यहां पर यहां जो R हमने लिखा है वो क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। क्लियर? तो आपसे इस दुनिया में प्रतिरोध को लाने वाला कौन, ओम, इसलिए प्रतिरोध की इकाई भी क्या होती है ओम होती है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है बोलो आपसे यहाँ R क्या है प्रतिरोध, ये क्या है ओम का नियम, यानी V इक्वल टू IR हम पूरे बोलो फिजिक्स में यूज करते हैं वो क्या है ओम का नियम। अब अपन ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास चीज आई है प्रतिरोध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं।
प्रतिरोध। आपको सबसे पता तो होना चाहिए तार में धारा के प्रवाह में जो बाधा होता है वही क्या होता है, प्रतिरोध। बोलो आप समझ, तार बोलो में धारा के प्रवाह में जो बाधा आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, उत्पन्न करता है उसे आपसे मैं कहूं उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपसे मैं करूं सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा ये हुई। अगर हम देखना चाहते हैं यूनिट ऑफ आर, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। यूनिट ऑफ आर अगर हम करेंगे तो बोलो एक तो वोल्ट अपॉन एम्पियर आप जानते हो, बोलो विभव की क्या होती है वोल्ट, और आपसे मैं कह रहा हूं धारा की क्या होती है बोलो एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर होती है। उसके अलावा साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए क्या होती है बोलो ओम, और आज के टाइम हम प्रतिरोध की यूनिट ओम ही होती है। बात समझ में आई बोलो ओके। मैंने कहा आर की विमा की बात करें तो मैंने कहा V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। आप जानते हो किसी की भी डायमेंशन निकाला जाता है तो फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि फॉर्मूला फोर्स या वर्क में न आ जाए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो इसका मतलब हुआ आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा R इज इक्वल टू V की जगह W अपॉन Q इंटू आई लिखेंगे। तो W की क्या होती है M1L2, आपसे मैं करूँ T माइनस 2, और Q की क्या होती है AT, और एम्पियर की तो A होती है। तो फाइनली क्या हो जाएगी M1L2 T माइनस 3 A माइनस 2। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने क्या बताया आपको, प्रतिरोध की विमा बोलो ये निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी बोलो, मैंने कहा M1 बोलो L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। ठीक है, तो एक तो ये बात समझ में आई बोलो। अब है मेन चीज, आपसे मैं करूं प्रतिरोध, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारक, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बता रहा हूं बोलो, फैक्टर्स बोलो अफेक्टिंग आपसे मैं कहूं ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक के अंदर पहला है तार की लंबाई। आपसे मैं कहूं तार की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ वायर। क्या है बोलो, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तार की लंबाई। अब आपसे मैं कह रहा हूं क्या देखा गया है, प्रतिरोध तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और लंबाई को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बोलो तार के अनुप्रस्थ, आपसे मैं कह रहा हूं काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ट्रांसवर्स एरिया ऑफ बोलो वायर। क्या देखा गया है, प्रतिरोध जो है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब हम डायमीटर आपका व्यास इसका एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और इसको घटाएंगे तो क्या होगा बोलो, प्रतिरोध बढ़ेगा। बात समझ में आई बोलो ओके। तीसरा मैंने कहा बोलो तार, मैंने कहा तार के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, बोले तो नेचर आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ वायर, कि भाई पदार्थ किस धातु का, तार किसका बना है, कॉपर का है कि तांबे का है, बोला आपसे मैं कह रहा हूं किसका बना है। क्लियर। तो आपसे मैं कहूं एक तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये तीन मैंने आपको बताया, ये तीन आपसे मैं कहूं कारक है जो प्रभावित करते हैं। ओके, अब आपसे मैं करूं अगर हम तीनों को मिला दें तो हम क्या कह सकते हैं बोलो, मैंने कहा अतः R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैं हटाऊंगा तो बोलो क्या लगाऊंगा, रो L अपॉन A। तो मेरे कहने का मतलब है यहां बोलो, यहां जो रो है उसे क्या कहते हैं बोलो, तार आपसे मैं कह रहा हूं का
की प्रतिरोधकता, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ वायर, बात समझ, क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ वायर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूं ये आपके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। एक बार आपसे मैं करो, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज कर देगा। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं यहां तक कहानी समझ में आई होगी। अब अपन ने देखा कि प्रतिरोध, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर हम क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध निर्भर करता है, एक दे दे पदार्थ, तार के पदार्थ की प्रकृति पर, एक दे दे तार की लंबाई पर, एक दे दे तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और एक दे दे उपयोग सभी। ऐसा बहुत सी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, उपयोग सभी। तब तो आपको पता है क्या होगा, आंसर डी होगा। मेरी बात को समझना, ये जो हमने अभी पढ़ा है इसी मैटर के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चन नंबर 2, यदि तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो, आपसे मैं कह रहा हूं तार का प्रतिरोध आपका पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा बी बढ़ता है, बोलो मैंने कहा बढ़ता है, ठीक है, तीसरा ए प्रभावित रहता है, और चौथा बोलो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बात समझना, ओके। इसमें भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है, जिसको भी पता है आर बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर बढ़ाया तो एल बढ़ाया तो आर बढ़ेगा। अब मैंने कहा दो तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, यदि बोलो तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, जाए तो प्रतिरोध, आपसे मैं करूं प्रतिरोध, ठीक है, होगा। और ऑप्शन में दे बोलो पहला 4 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा 8 गुना, और चौथा ए प्रभावित, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए है, तो अगर एल को 2 गुना करेंगे तो आर भी 2 गुना होगा, तो आंसर बोलो ये आंसर कर देते, जबकि आंसर क्या है 4 गुना। अब कैसे आया वो मेरी बात को समझना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तार की लंबाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलो मैंने कहा, बोलो इस आपसे मैं कह रहा हूं कंडीशन, ठीक है,
कंडीशन मतलब स्थिति में तार का आयतन, आपसे मैं कहूं आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, बोलो हमेशा मैंने कहा नियत रहता है। अगर ऐसी बात है तो V इज इक्वल टू वी डैश, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई एल, लेंथ, तो A इंटू एल किया, तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर भी A डैश इंटू एल डैश होगा, ये A इंटू एल, तो मेरे कहने का मतलब है मुझे एल डैश तो उसने कहा 2 गुना किया, तो A डैश भी निकाल लूंगा मैं यहां से, A डैश निकालूंगा तो L से L कटा, तो पता चला A/2 आया। अब मैंने देखा मेरे पास L डैश आ चुका, A डैश आ चुका है, जो R पहले ये था, और जब मैं लेंथ में चेंज करूंगा तो L डैश अपॉन A डैश ये हो जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर बोलो ये रो L डैश कितना किया, 2 गुना किया, A डैश अपन ने निकाला क्या आया, A/2, तो अपन ने देखा 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L अपॉन A, तो पहले अगर R ये था तो अब R डैश क्या हो जाएगा, बोलो आप कहोगे 4R हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि ये 2 क्वेश्चन आपने किए, बात समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थ्योरेटिकली पूछे तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ ही रहा है, लेकिन 2 गुना करेंगे तो 2 गुना नहीं होगा, 4 गुना होगा। तो आपको क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में अगर आपको थ्योरेटिकली पूछे कि लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाई रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाया रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो ये तो डायरेक्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कहे लंबाई को 2 गुना किया, एरिया को 2 गुना किया, लंबाई को आधा किया, तो कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको हमेशा आंसर इस तरह से निकाल के देना है। याद क्या रखना है कि बोलो जब भी तार की लंबाई को बढ़ाया या घटाया जाता है, जब भी एरिया को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लंबाई वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ में आई होगी मेरी? क्लियर? एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मैंने कहा यदि किसी, बोलो आपसे मैं कहूं तार, ठीक है, का क्षेत्रफल, आपसे मैं कहूं क्षेत्रफल, बोलो मैंने कहा बोलो क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, जाए, तो आपसे मैं कहूं तो तार का प्रतिरोध, आपसे मैं कहूं प्रतिरोध होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, बोलो आधा होगा, मतलब आपसे मैं कहूं कितना होगा, R/2, बोलो R/4, बोलो मैंने कहा R ही रहेगा, और एक दे रखा R/8, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई R बराबर रो L अपॉन A है, तो ये आपका क्या किया, दुगुना, तो R आधा कर देते हैं, जबकि आंसर नहीं होगा। मैंने क्या लॉजिक बताया कि R डैश निकालना है तो L डैश अपॉन A डैश, आपको क्या गिवन है, आपको बोला क्या किया है, बोलो प्रतिरोध A डैश को क्या किया है, 2 गुना किया, ठीक है, लेकिन L डैश पता लगाना पड़ेगा। L डैश पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, तो A इंटू एल, A डैश इंटू एल डैश, तो मेरे कहने का मतलब A इंटू एल, A डैश तो 2A लिख दोगे, और आपसे मैं को L डैश पता चल जाएगा, L आपसे मैं कह रहा हूं क्या पता चला आपको, A से 1 कट हो गया, तो L डैश आपका क्या आया, L डैश आया बोलो L/2, तो जब A डैश और L डैश दोनों पता होगा तो R डैश निकालने से कोई रोक नहीं सकता, बोलो ये L/2 और ये 2A, तो पता चला रो L/4A, तो इसका मतलब हुआ क्या पता चला, R/4, यानी आंसर जो आपको डायरेक्ट करोगे वो गलत हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के द्वारा मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है कि हमेशा ध्यान रखना आपको कि रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनको कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं करना है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं, हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, रजिस्टिविटी, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट, आपसे मैं कहूं प्रतिरोध, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, बोलो मैंने कहा रेजिस्टेंस, ठीक है,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ओके, अब आपसे मेरे कहने का मतलब है कि अभी अभी हमने देखा था R बराबर क्या था? रो L अपॉन A। तो आपसे मैं कहूँ रो बराबर क्या होगा? R A अपॉन L। ठीक है, मैंने कहा यदि L क्या लूं? बोलो तार की एकांक लंबाई। बोलो मैंने कहा तार की एकांक लंबाई, ठीक है, यूनिट लेंथ। और A क्या है? बोलो तार का एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हुआ अगर ऐसा हम लेंगे तो आपका रो बराबर क्या होगा? R होगा। इसका मतलब हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता क्या है? किसी तार, आपसे मैं कह रहा हूं तार की एकांक लंबाई, बोलो एकांक लंबाई, आपसे मैं कहूं तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल आपसे मैं कह रहा हूं के प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रतिरोधकता, आपसे मैं कहूं प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो रजिस्टिविटी का आपको पता चला। अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता, ठीक है, बोलो को मैंने कहा प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कोई एकांक लंबाई और एकांक हमने क्षेत्रफल लिया है तो मैं कहूंगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, बोलो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की आपसे मैं कहूं प्रकृति पर निर्भर बोलो करती है। ठीक है, बोलो तार की लंबाई और बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर नहीं। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिरोधकता निर्भर आपसे मैं कहूं करती है। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी कराया था। अगेन ऑप्शन हो पदार्थ की प्रकृति पर, आपसे मैं कह रहा हूं एक ऑप्शन हो तार की लंबाई पर, एक ऑप्शन हो बोलो तार के अनुप्रस्थ आपसे मैं कह रहा हूं काट क्षेत्रफल ट्रांसवर्स एरिया पर, और एक हो उपयोग सभी। अगेन मैंने क्यों क्वेश्चन कराया, देखो ध्यान से समझना। ओके, यहां पर आंसर क्या होगा? पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, मेरी बात को समझना, इसमें क्या है, यहाँ प्रतिरोध लिखा हुआ है तो उपयोग सभी हुआ। और आपसे मैं कहूं कि यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको हमेशा सूझबूझ को ध्यान देना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन प्रतिरोध का पूछा है कि प्रतिरोधकता का पूछा है, ज्यादा बेटर होता है। कंफ्यूज हो रहे हो, इंग्लिश में देख लो कि रेजिस्टेंस लिखा हुआ है कि रजिस्टिविटी लिखा हुआ है। बोलो आपसे मैं को रेजिस्टेंस होगा तो ओल होगा और रजिस्टिविटी होगा तो क्या होगा? बोलो आप केवल पदार्थ की प्रकृति पर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के फॉर्मूले, प्रभावित करने वाले कारक आपको बताए हैं। क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं? आर यानी प्रतिरोध, और मैंने कहा रो यानी प्रतिरोधकता। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं प्रतिरोधकता पर आपसे मैं कह रहा हूं ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बोलो क्या देखने जा रहे हैं हम? बोलो इफेक्ट ऑफ आपसे मैं कहूं टेम्परेचर। ठीक है, ताप का प्रभाव देखना चाह रहे हैं। क्या बता रहा हूं यहां पर? ताप अगर हम इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है और प्रतिरोधकता भी इंक्रीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कैसे पता चला? तो मैंने कहा प्रायोगिक रूप से। ठीक है, प्रायोगिक रूप से क्या बता रहा हूं? आर फाइनल इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है? बोलो मैंने कहा प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है, इनिशियल आपसे मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस। क्या होता है? बोलो ये इनिशियल आपसे मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। और मैंने कहा बोलो RF क्या होता है? अंतिम, बोलो अंतिम प्रतिरोध। ठीक है,
बोले तो मैं आपसे कह रहा हूं फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, क्लियर। और मैंने कहा डेल्टा टी क्या है? ताप में बोलो आपसे मैं कहूं परिवर्तन, ठीक है। अब मेरी बात को समझना डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि जब मैं डेल्टा टी यानी ताप में वृद्धि करूंगा तो यहां पर बताओ आर एफ क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। तो इसी आधार पर मैंने आपको बताया, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है सेम रिजल्ट इसके लिए भी होता है। क्या होता है कि रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, या रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी सेम प्रायोगिक डाटा मिलते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो, दोनों ही ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इधर ध्यान से समझना। ये जो मैं बात बता रहा हूं वो चालक तार के लिए बता रहा हूं। स्पेशल नोट क्या लिख रहा हूं? मैंने कहा चालक तार, ठीक है, तार बोले या आपसे चालक तार बोले एक ही बात है। बोलो मैंने कहा कंडक्टर वायर, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के लिए, बोलो के लिए आपको पता होना चाहिए अगर हम ताप बोलो इंक्रीज करते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। लेकिन अगर मैं अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक यानी मेरे कहने का मतलब सेमीकंडक्टर, बोलो सेमीकंडक्टर नाम सुना होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, के लिए अगर हम बात करें तो आपसे मैं कह रहा हूं उसके लिए जब हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बोलो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चालक तार या तार बोले तब तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आपको सिलिकॉन बोलो या जर्मेनियम का नाम लिया जाए या अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? घटता है। सीधी सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा सूझबूझ रखना है कि बोलो अर्धचालक और चालक आपसे मैं करूं अलग चीज होती है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको मैंने यहां पर बोलो ओम के नियम और प्रतिरोधों का प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधकता, आपसे मैं को हर चीज मैंने आपको बताई और ताप के साथ भी संबंध कैसा होता है। अब अपन बात करते हैं बोलो प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपसे मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें, बचपन से पढ़ा है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, बोलो श्रेणी क्रम आपसे मैं को संयोजन, और एक होता है समांतर सीरीज आपसे मैं को कॉम्बिनेशन, और एक क्या होता है बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर बोलो क्रम आपसे मैं को संयोजन, ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बचपन से पढ़ा है सीरीज का मतलब क्या? अगर आपसे मैं करूं दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं जुड़े हुए हैं, क्लियर, तो इसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोध पे धारा समान बहती है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब हम जानते हैं कि इसमें आर नेट आर तुल्य क्या होता है? R1 प्लस R2, जितने प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ देंगे। बोलो ये कैसे आया? तो वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए ये V है तो ये V1 और ये V2 होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, ओम क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, तो यहां पर I और यहां R नेट कर लेंगे, V1 की जगह क्या होगा? IR1, बोलो IR2, क्योंकि धारा तो सब पे सेम ही जाएगी, तो मेरे कहना I कॉमन लेके कट हो गया, इसका मतलब R तुल्य R नेट क्या आ गया? R1 प्लस R2, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैंने कहा बोलो दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जब आपका इस तरह से जुड़े हुए हो तो आपसे मैं कह रहा हूँ उसको हम क्या कहते हैं? बोलो उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा? बोलो विभव सब पर समान होगा,
लेकिन धारा आपसे मेरे को अलग अलग होगी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ वैसे तो आर नेट 1/r नेट इजिकल टू क्या होता है, बचपन से जानते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। जितने जुड़े हुए हो उनको इस तरह से जोड़ के निकाल सकते हो। आया कैसे? तो मैंने कहा हम जानते हैं I इजिकल टू क्या है, I1 प्लस I2। बोलो V इजिकल टू क्या होता है, IR। तो जहाँ R I है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V/R। तो यहाँ पर V/R नेट लिखूंगा, विभव तो सब पे सेम है तो V/R1 लिखूंगा, V/R2 लिखूंगा। और मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे V कॉमन लेके कट कर देंगे तो R तुल्य इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ी इतनी सी है। अब आपके एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर, रिट मेंस के अंदर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितनी वैरायटी के बन सकते हैं वो सारा मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। ये तो सीरीज और पैरेलल हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सपोज दैट आपको मैंने कहा एकदम इजी क्वेश्चन कि यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 6 ओम। क्लियर? और आपको कहा जाए बोलो इस आपसे मेरे को परिपथ, ठीक है, का तुल्य आपसे मेरे को प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध होगा। और ऑप्शन दिए जाए आपको, एक दिया जाए 12 ओम, आपसे मैं कह रहा हूँ एक दिया जाए 8 ओम, एक दिया जाए 10 ओम, एक दिया जाए 3 ओम। क्लियर? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। बोलो आपको पता है, आपसे मैं करो R नेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया, बोलो आपसे मैं को 12 ओम हो गया। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो ये प्रतिरोध है, सपोजेड 3 रेजिस्टेंस है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये है आपसे मैं कह रहा हूँ 6 ओम, बोलो 6 ओम और 6 ओम। क्लियर? आपको पूछा R तुल्य क्या होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ऑप्शन होगा, एक होगा 18 ओम, एक होगा 12 ओम, एक होगा 3 ओम। आप बात समझना मेरी, ओके। और एक मैंने कहा क्या होगा, बोलो 2 ओम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कहूँ 1/R तुल्य, सबसे पहले बेसिक चीज आपको करना आना चाहिए 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 डिवाइड बाई 6, 1/R। आपसे मैं कह रहा हूँ नेट यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कटा कितनी बार, बोलो आपसे मैं कहूँ 2 बार। ठीक है? कितनी बार कटा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 2 बार। तो R नेट इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 ओम। आप टिक कर दोगे। ये तो आपको तरीका आना ही चाहिए। अब मैंने कहा कि जब भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जब एक समान बोलो प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हो तो किसी एक में जितने हैं उसका भाग दे दो। बोलो एक कौन है, 6, कितने 1 2 3 है, भाग दिया तो डायरेक्ट 2 ओम आ गया। लेकिन फिर भी ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस तरह से सेम मिले, डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा आपको सपोजेड ये मिल गया। ठीक है? तो आपसे मैं कहूँ ये मिला आपको, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है बोलो 3 ओम, यहाँ पर है 6 ओम। क्लियर? और आपसे पूछा R तुल्य, तो आपको इस केस में तो सोल्व ही करना पड़ेगा। बोलो क्या करोगे, 1/R तुल्य या नेट इजिकल टू 1/3 प्लस 1/6, या 6 लोगे, ये 2 प्लस 1। बात समझ में आ रही बोलो मेरी? आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 6, आप क्या करोगे, बोलो R नेट इजिकल टू 2 ओम। तो क्लासिकल तरीका तो आना ही चाहिए। क्लियर? अब मैंने कहा ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं मिश्रण का। जैसे मैंने कहा कि बोलो एक आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया, ये 5 ओम, और आपसे मैं कह रहा हूँ ये दिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आप 7 ओम। ठीक है? ये दिया 12 ओम, ये दिया 4 एम, और ये दिया 8 ओम। क्लियर? और आपको बोला कि आपसे मैं कहूँ इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। वही आपसे मैं कहूँ इस
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, आपसे मेरे को तुल्य प्रतिरोध बोलो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको इजी पूछे जाएंगे, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, बोलो एक आपका ऑप्शन 48 ओम, एक 36 ओम, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एक 4 ओम। क्लियर, बात समझ रहे हो बोलो। ठीक है, और एक मैंने कहा 8 ओम। बहुत आसान। आप क्या सोचोगे, ये दोनों सीरीज में 7 और 5 कितने हो गए, 12। बोलो 8 और 4 कितने हुए, 12। तो 12 12 12 समांतर में जुड़े हुए हैं, तो आर नेट वैसे ही निकाल सकते हैं, किसी एक में जितने हैं उसका भाग दे दो, 4 ओम आ जाएगा। क्लियर, एक तो तरीका ये हुआ। बोलो आपसे या क्या कर सकते थे, बोलो आर नेट निकालना है, और आपने देखा ये कितने हैं, बोलो 12। आपने देखा ये कितना है, 12, और आप समय को वो भी कितना है, 12। क्लियर, एलसीएम ले लेते, बोलो 12, 1 + 1 + 1, बोलो 3 / 12, तो आर नेट करते तो 12 / 3 हो जाता, काटते तो 4 ओम आ जाता। कैसे भी करो आपका दोनों तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली वैरायटी भी समझ में आई होगी। क्लियर, धीरे धीरे टप की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर आपसे मैं कहूँ 5। एक और फिर अच्छी वैरायटी आपसे मैं कह रहा हूँ, कभी कभी आपको इस तरह का भी दे देते हैं। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा सपोजेड ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। क्लियर, और यहाँ पर ऐसे तार से जोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। क्लियर, और आपको बोला जाता है, आपसे मैं करूँ इस परिपथ बोलो का बोलो तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध आपसे मेरे को होगा। ओके, अगेन आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन 100% 18 ओम देगा, एक 12 ओम देगा, एक मैंने कहा आपको बोलो 3 ओम देगा, और एक आपको 2 ओम देगा। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, एक बार स्टूडेंट को लगता है बोलो ये क्या है, बोलो तार है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जबकि ऐसा नहीं है। बोलो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर कैसे करोगे, तो इसको ए पॉइंट माना तो ये तार से जुड़ा हुआ, तो ये भी ए पॉइंट होगा। इसको आपने बी पॉइंट माना तो तार से जुड़ा हुआ, तो ये भी बी पॉइंट होगा। इसका मतलब पहले इसका सरल डायग्राम बनाओगे। ए और बी के बीच कितने प्रतिरोध है, 6 ओम प्रतिरोध है। चलो यूज कर लिया। ए और बी के बीच कितने हैं, 6 प्रतिरोध, 6 ओम है, कर दिया। ए और बी के बीच कितने हैं, बोलो 6 ओम प्रतिरोध है, कर दिया। जैसे ही हमने बनाया तो हमें पता चला यार ये तो समांतर में जुड़े हुए हैं, तो समांतर में जुड़े हुए हैं तब तो हम आर नेट क्या कर सकते हैं, अगर सेम है तो किसी एक में जितने हैं उसका भाग दूंगा तो 2 ओम आ जाएगा। या फिर आपको क्लासिकल तरीका करना है, क्योंकि ये तो आना ही चाहिए। बोलो आपसे मेरे को जरूरी नहीं है ऐसे सेम मिले, बस ये तो आपको आना ही चाहिए। 6 1 + 1 + 1 3 / 6 बोलो क्या होगा, आर नेट बराबर क्या होगा, 2 ओम। क्लियर, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें एक बार देखते ही आपको क्या पता चल रहा है, सीरीज जैसा, जबकि है कैसा, पैरेलल जैसा। क्लियर, और अगर हम वैरायटी देखें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया, क्वेश्चन नंबर 6 की देखें। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में और क्या आपको कर सकता है, जैसे मैंने कहा आपको। क्लियर, जैसे मैंने यह दिया, बात समझना मेरी। ओके, आपको मैंने ये दिया है। ठीक है, बोलो ये दिया है, बात समझो। और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 10 ओम 20 ओम। ठीक है, यहां पर दे रखा 15 ओम, बात समझो। मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, या यहां पर दे रखा 10 ओम। ओके, यहां पर दे रखा है बोलो 20 ओम, और यहां पर दे रखा है आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मैंने कहा 10 ओम। ठीक है, और यहां पर दे रखा वापस 10 ओम। अब आपने देखा कि इसमें आपको क्या पूछा है, बोलो आर नेट पूछा है। तो आप क्या करोगे, ये 10 और 20 और 10 कितने हुए, 30, और ये कितने हुए 30, ये कितने हुए 10 10। तो जो आपके सिमिलर है उनको पहले कर लो, तो इन 10 10 का तो 5 हो जाएगा, इन 30 13 का 15 हो जाएगा। फिर 15 और जो आपका 5 है वो किस में, बोलो पैरेलल में है। तो आप आर नेट इजिकल टू क्या कर सकते हो, बोलो मेरे कहना है मतलब 1 + 5 1 + बोलो डिवाइड बाय 15। तो आप एलसीएम लोगे 15, तो 3 + 1 बोलो 4 / 15,
तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आपका आर नेट क्या आ जाएगा, बोलो 15/4 ओम आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मतलब जो सिमिलर है उनको आप पहले सोल्व कर लो, जो सिमिलर है उनको पहले सोल्व कर लो, और कोई कैसा नहीं मुझे तो ये ऐसा डायरेक्ट करना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड मेथड 20 और 10 कितने हुए 30, फिर 30, तो आपसे मेरे को आप तो ये कर लो। यहाँ पर मैंने कहा ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 10, एलसीएम लोगे 30, यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 3, तो आपने क्या देखा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये कितना होगा 3 4 8 डिवाइड बाय 13, तो आपने देखा कट करोगे तो आपसे मैं कहूँ ये 4 ये 15, तो आपका आर नेट क्या आ गया बोलो 15/4। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना दोस्तों। आपका एग्जाम में भले ही कभी किसी क्वेश्चन में 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए, आंसर सही आना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम गलती भी कर देते हैं। अगर मैंने आपको ये पहला मेथड बताया वो समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा क्लासिकल तरीका जो है उससे तो पक्का आंसर आएगा ही आएगा। बात समझ में आए बोलो? तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराया। अब क्या होता है कि अगर एग्जामिनर चाहे कि भाई मैं कॉम्बिनेशन में और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहूं तो फिर वो व्हीटस्टोन सेतु को डालेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको व्हीटस्टोन सेतु की थ्योरी बता दूं। व्हीटस्टोन सेतु बोलो क्या होता है तो आपको आगे फिर क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये व्हीटस्टोन बोलो आपसे ब्रिज की बात करें तो बोलो आपसे मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है 4 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन बोलो जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, उसको हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्लियर? बचपन में आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है बोलो ये गैल्वेनोमीटर आपसे मैं कह रहा हूं ओके, ये P ये Q ये R और ये S, ठीक है। क्या बचपन में पढ़ाया जाता था? संतुलन आपसे मैं कह रहा हूं की शर्त, ठीक है। बोलो P/Q तो क्या होगा R/S। क्लियर? या मैं आपसे कहूं Q/P बोलो Q/P करेंगे तो S/R करना है। कैसे भी चेक करो एक ही बात है, अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी, तो यहाँ पर जो भी प्रतिरोध लगा हुआ उसको आप हटा सकते हो। इसका मतलब पहली बात व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का संयोजन है, 5 प्रतिरोधों का, तो 4 प्रतिरोधों का संयोजन है। मैंने कहा 4 रेजिस्टेंस, ठीक है, बोलो का ऐसा संयोजन आपसे मैं कहूं ऐसा संयोजन जिसकी बोलो मैंने कहा सहायता से बोलो जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध आपसे मैं कहूं अज्ञात प्रतिरोध का मान बोलो ज्ञात किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। बात समझ में आई बोलो? तो मैंने कहा इसकी सहायता से कैसा क्वेश्चन बनेगा, अगेन अपन क्वेश्चन करें तो आपसे मैंने कहा सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, बोलो आपसे मैं करूं ऐसा क्वेश्चन दिया, यहाँ लिखा 4 ओम, यहाँ लिखा 8 ओम। क्लियर? बोलो क्या लिखा 8 ओम। क्लियर? यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर लिखा 2 ओम और यहाँ पर लिखा 4 ओम। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूँ इस तरह से आपको दिया और आपसे पूछा इस बोलो परिपथ आपसे मैं कह रहा हूँ का बोलो आर तुल्य प्रतिरोध या संयोजन प्रतिरोध बोलो आर होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है इसको सोल्व करना है तो आप पहले ये सोचो कि क्या व्हीटस्टोन सेतु है क्या ब्रिज। तो मैंने कहा अगर मैं करूं बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इसको माना P, इसको Q, इसको R और इसको S, तो Q/P करता हूं तो S/R करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं 8 में 4 को डिवाइड करूं, 4 में 2 को डिवाइड करूं तो मैंने देखा ये तो व्हीटस्टोन बैलेंस मिल गया। जब बैलेंस मिल गया तो बीच वाले को हटा देता हूं, तो बीच वालों को हटा दूंगा तो ये दोनों किस में बन जाएंगे सीरीज में, ये दोनों किस में बन जाएंगे सीरीज में, और ये आपस में किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो इसका मतलब हुआ फिर तो आर नेट करना है। तो मैंने कहा 8 और 4 कितने हो गए 12, और मैंने कहा 4 और 2 किस में हो गए 6,
बोलो ये सीरीज में थे और इनका मैं बोलो सोल्व कर लूंगा। 1/r नेट इज इक्वल टू बोलो यहाँ पर 12 1 + 2 बोलो 3/12 काटा तो कितना आ गया बोलो आपसे 4 ओम आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको साइड में लिखा हुआ नहीं होगा कि यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु से सोल्व कीजिए। आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ देख करके यहाँ व्हीटस्टोन सेतु है। बात मेरी समझ में आई बोलो। इसी में मैंने आपसे कहा कि बोलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ओके ये आपको पूछ लिया, ये 10 ओम, आपसे मैं कह रहा हूं ये 40 ओम, क्लियर। और आपको पूछा ये 40 ओम और यहां पर लिख दिया बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रतिरोध, ठीक है आर। तो यहां पर आपसे कहा जाए ठीक है कि इस यदि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यदि बोलो व्हीटस्टोन बोलो सेतु ठीक है संतुलन, आपसे मैं कहूं संतुलन में है तो इस आपसे मैं करूं इस अज्ञात बोलो एस प्रतिरोध बोलो का मान आपसे मैं कहूं होगा, क्लियर। अब ऑप्शन दे रखा आपको एक बोलो मैंने कहा ये आपसे मैं करूं एक दे रखा है 8 ओम, एक दे रखा है 16 ओम, एक दे रखा है 32 ओम और एक दे रखा है 64 ओम, क्लियर। वेरी सिंपल। आपको क्या करना है कि भाई दो तरीके हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ 14 में अगर मैं 40 में 10 को डिवाइड करूँ तो 4 टाइम जाएगा। तो बोलो इनमें से कौन सा लूँ जिसमें बोलो 4 टाइम जाएगा। तो बोलो 16 वैसे ही पता चल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप P/Q करो तो आपसे मैं करूँ R/S से कर सकते हो, या मैंने कहा आप Q/ आपसे मैं कह रहा हूँ P करते हो तो S/R कर लो। आपको पता है Q कितना देर का बोलो, Q कितना देर का 40, यहाँ पर कितना किया बोलो 10। S आपको क्या करना है बोलो ज्ञात, बात समझ में आए, और ये रख दिया तो ये बोलो 4 और S = 4 इंटू कितना हो गया 16 ओम। मतलब मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, एक तो ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो, एक ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड हुआ, व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा पर, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा क्या कहती है, 4 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता हो उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है। बात समझ में आई। तो मैंने आपको हर एंगल से आपके 3rd ग्रेड के लेवल पर क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज हमने विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम और प्रतिरोधकता और मैंने कहा प्रतिरोधों के संयोजन स्टडी किया है, क्लियर। तो आपसे मेरे को इसी का एक पार्ट और है जिसमें हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलो चुंबकीय प्रभाव आपसे मेरे को वो स्टडी करेंगे, क्लियर, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको अच्छे से आप कूल माइंड से स्टडी करो और आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो फिजिक्स के टॉपिक होते हैं वो होते बहुत आसान है, बस आपको समझे हुए होने चाहिए। जितना आपका समझा हुआ होगा उतना ही आपको वहाँ एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आए। और रही बात संयोजन का क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत ईजी आएगा, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। बात समझ में आए। ओके, मस्त रहो, पढ़ते रहो। आपसे मेरे को ये आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं और आपसे मेरे को निरंतर बने रहें। एक दिन आपको सबको लक्ष्य जरूर मिल जाएगा, बस हमें ईमानदारी से, होनेस्टी से मेहनत करने की जरूरत है। बात समझ में आए। ओके, थैंक्स अ लॉट।